हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की EVS की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं और आते हैं प्रश्नों पर। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज ये चौथी वीडियो है, इसके पहले 3 वीडियो आ चुके हैं। EVS का सिलेबस मैंने कंप्लीट करवा दिया है। NCERT क्लास 4th और क्लास 5th मैंने कंप्लीट पढ़ा दी है हैंड रिटन नोट्स से, और पेडागोजी की भी 10 वीडियो आ चुकी हैं, और EVS के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं करवा चुकी हूँ। अब प्रैक्टिस बची हुई है NCERT के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आज ये चौथी वीडियो है, इसके पहले 3 वीडियो आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के या संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में पकी मछली खाना पसंद करते हैं? पहला विकल्प है कश्मीर, दूसरा है गोवा, तीसरा है लक्षद्वीप और चौथा है पुदुचेरी। तो सरसों के तेल में पकी मछली खाना पसंद करते हैं कश्मीर के लोग। ये प्रश्न जो है 2 तरीके से पूछा जाता है। एक प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि नारियल के तेल में पकी हुई मछली कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? तो गोवा के लोग नारियल के तेल में पकी मछली खाना पसंद करते हैं, और कश्मीर के लोग सरसों के तेल में पकी मछली खाना पसंद करते हैं। ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, बावड़ियों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। Consider the following statements about steppe wells बावड़ीज। जब बावड़ी के बारे में मैंने पढ़ाया है उसमें मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, आपको याद होगा। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। पहला लिखा है, ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारस्परिक प्रणालियां हैं। दूसरा लिखा है, इनका प्रयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया जाता था। तीसरा है, बावड़ियों में सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं, परंतु लोगों को घिरनियों द्वारा कुएं से पानी खींचने की अनुमति थी। अब इसमें से बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो इनमें वर्षा का पानी भंडारित किया जाता था। अब ये प्रयोग में नहीं है। इन्हें सीढ़ीदार कुओं के नाम से भी जाना जाता है। ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणालियां थीं। तो इसमें ए तो सही हो गया। उसके बाद लिखा है, इनका प्रयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया जाता था। ये भी सही है। ए और बी इसमें सही है। बी विकल्प सही हो जाएगा। अब सी क्यों गलत है? इसमें लिखा है कि बावड़ियों में सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं, परंतु लोगों को घिरनियों द्वारा कुएं से पानी खींचने की अनुमति थी। तो ये गलत है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पानी खींचने के लिए घिरनियों की आवश्यकता नहीं होती है। लोग स्वयं पानी तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि पानी तक सीढ़ियां बनी हुई हैं। इसीलिए तो इन्हें सीढ़ीदार कुएं कहते हैं। तो ए और बी इसमें सही है। सी गलत है, तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिना बीजों के उगने वाले पौधे हैं। पहला विकल्प है सेब, दूसरा है पाइनस, तीसरा है फर्न और चौथा है प्रून्स। तो बिना बीजों के उगने वाले पौधे हैं फर्न। सी विकल्प इसमें सही है। बाकी सब में बीज होते हैं, आप लोग जानते हैं। तो बिना बीजों के उगने वाले पौधों को अपुष्पी पादप या क्रिप्टोगैम कहा जाता है, और फर्न इसका उदाहरण है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, भारत में हमारी करीब 22 संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। भारत के अनेक राज्यों में अपनी आधिकारिक भाषाएं हैं। संथाली एवं कुडुख भाषा बोली जाती है। में कहाँ बोली जाती है ये पूछा गया है। तो संथाली और कुडुख बोली जाती है। विकल्प देख लेते हैं। पहले लिखा है झारखंड, दूसरा है असम, तीसरा है मणिपुर और चौथा है ओडिशा। तो कुडुख भाषा और संताली
ये बोली जाती हैं झारखंड में। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। संथाली और कुडुक झारखंड में बोली जाती हैं। कुडुक भाषा में तोरांग का अर्थ जंगल होता है और ये प्रश्न भी पूछा गया है, इसको भी याद रखना है। अब असम में कौन सी भाषा बोली जाती है? असमिया। मणिपुर में मणिपुरी और उड़ीसा में उड़िया, तो ये भी साथ में याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है झूम खेती है। पहला विकल्प है जैविक खेती, दूसरा है काटो और जलाऊ खेती, तीसरा है रासायनिक पीड़क नाशियों का सीमित उपयोग और चौथा है फसल चक्रण। तो झूम खेती के बारे तो झूम खेती में क्या किया जाता है? एक फसल उगने के बाद भूमि को ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है कई दिनों तक। उसके बाद जब उस पर कुछ खरपतवार और घास वगैरह उग आती है तो उन्हें काट कर वहीं जला दिया जाता है और जो राख होती है उसे भूमि में ही मिला दिया जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता है और ऐसे ही बीज छिड़क दिए जाते हैं और एक साथ कई फसलें उगा ली जाती हैं। सब्जियां भी उगा ली जाती हैं, धान की फसल भी कर ली जाती है, मक्का भी उगा ली जाती है, तो साथ में ये सब भी उगाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे, बी विकल्प इसमें सही है, काटो और जलाऊ खेती। इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, ये भी याद रखिए। विकल्प में स्थानांतरित कृषि भी मिल सकता है, तो गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पहेली हल कीजिए। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं। पहला विकल्प है कलचिड़ी यानी इंडियन रॉबिन, दूसरा है शक्करखोरा जिसे सनबर्ड कहते हैं, तीसरा है दर्जन चिड़िया और चौथा है वीवर पक्षी। तो आप समझ गए होंगे, पहेली में साफ साफ लिखा है चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, तो ये होती है दर्जन चिड़िया, टेलर बर्ड। सी विकल्प इसमें सही है। ये पत्तों को आपस में सिल लेती है और उसी में अपने अंडे देती है। इसकी चोंच इतनी पैनी होती है और ये उसी चोंच से पत्तों को आपस में सिल लेती है, तो सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, जंतु परागण किसके द्वारा पौधों के परागण की विधि है? पहला विकल्प है पक्षी, दूसरा है चमगादड़, तीसरा है गिलहरी और चौथा है मधुमक्खियां। तो जंतु परागण किसके द्वारा पौधों के परागण की विधि है, ये आपको बताना है। तो जंतु परागण एक प्रकार का परागण है जो चमगादड़ों द्वारा किया जाता है, तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चमगादड़ जो होते हैं उन फूलों की ओर आकर्षित होते हैं जो अक्सर सफेद या हल्के रंग के होते हैं और रात में तेज गंध छोड़ते हैं, तो चमगादड़ उनकी ओर आकर्षित होते हैं। और चमगादड़ क्या करते हैं, एक फूल के नर भाग से पराग को दूसरे फूल के मादा भाग में स्थानांतरित करते हैं, तो इसीलिए ये जंतु परागण कहलाता है। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये सब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, पक्षियों के घोंसले, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, हाथी के बारे में, मधुमक्खियों के बारे में, तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। अगला प्रश्न है, हमारे देश की विरासत एवं संस्कृति समृद्ध है तथा कला इस संस्कृति का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध पारंपरिक कला का रूप है। पहला विकल्प है जामदानी, दूसरा है चिकनकारी, तीसरा है पटोला और चौथा है पोचमपल्ली। तो पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध पारंपरिक कला का रूप पूछा गया है, तो वह है जामदानी। ए विकल्प इसमें सही है। और जामदानी बुनाई की कला को 2013 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई थी, ये भी याद रखना है। अब जो ये तीन लिखी हैं इनके बारे में भी याद रखना है। चिकनकारी जो है ये भारत के लखनऊ में सुई के काम की एक प्राचीन शैली है, तो ये चिकनकारी कहलाती है। तो भारत के उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका प्रचलन है, आप लोगों को पता होगा यदि आप लखनऊ से हैं तो। पटोला जो है यह दोहरी एकत बुनी हुई साड़ी है जिसे पटोला नाम से जाना जाता है और ये कहाँ की है, गुजरात की, तो इसे भी याद रखना है। पोचमपल्ली तेलंगाना राज्य से संबंधित है, तो ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं,
लिखा है हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस तरफ इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये हिंदी में, ये नीचे विकल्प दोनों के एक ही हैं। तो लिखा है सामान्यतः 3 माह के हाथी के बच्चे का भार 1 क्विंटल से कम होता है। दूसरा है हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, वे एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। तीसरा है हाथियों के झुंड में मुख्यतः हथनियां और बच्चे ही रहते हैं और सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। किसी झुंड में 20 से 25 हथनियां और बच्चे होते हैं। नर हाथी 8 से 10 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रहते हैं। अब इनमें से सही कथन बताना है। तो सामान्यतः 3 माह के हाथी के बच्चे का भार 1 क्विंटल से कम होता है। ये गलत है, क्योंकि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः 200 किलोग्राम यानी कि 2 क्विंटल होता है, और इसमें 1 क्विंटल से भी कम कहा गया है, तो ये तो गलत हो गया। हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, वे एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। बिल्कुल सही है, हाथी जो है बहुत कम आराम करते हैं, ये दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। सी में लिखा है हाथियों के झुंड में मुख्यतः हथनियां और बच्चे ही रहते हैं, सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। बिल्कुल सही बात है, बी और सी इसमें सही है। डी भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें लिखा है किसी झुंड में 20 से 25 हथनियां और बच्चे होते हैं। नर हाथी 8 से 10 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रहते हैं। तो ये इसलिए गलत है क्योंकि एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और शिशु हाथी हो सकते हैं, 20 से 25 नहीं होते। और जो नर हाथी होते हैं 14 से 15 वर्ष की आयु तक झुंड में रहते हैं। तो इनमें दोनों ही गलत लिखे हुए हैं, इसीलिए ए और डी गलत हैं, बी और सी सही है, यानी कि आपका डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। परंपरागत जल संरक्षण की पद्धतियां नीचे दी हुई हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए जहां आप उन्हें देख सकते हैं। पहला है जोहड़, दूसरा है बावड़ी, तीसरा है झील। तो ये बताना है कि ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। तो जोहड़ जो है ये जैसलमेर में पाई जाते हैं, बावड़ी बीकानेर में, और झीलें जो हैं उदयपुर में। ये जोधपुर और है, तो इसमें डी विकल्प सही हो जाएगा। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और उदयपुर, डी विकल्प इसमें सही है। तो जोहड़ जो है ये भारत में एक पारंपरिक जल संरक्षण प्रणाली है, और जोधपुर जैसलमेर में ये पाई जाती है। बीकानेर में बावड़ियां पाई जाती हैं, ये भी जल संरक्षण की प्रणाली है। और झीलें जो हैं ये उदयपुर में पाई जाती हैं। तो आपको याद रखना है डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है नीरज चोपड़ा एक चैंपियन ओलंपियन है, वे कौन सा खेल खेलते हैं? पहला विकल्प है जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक, दूसरा है शॉट पुट थ्रो, तीसरा है आर्चरी या तीरंदाजी कहते हैं जिसे, और चौथा है ट्रिपल जंप। तो आप लोगों को पता है कि नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित हैं, जेवलिन थ्रो से। ए विकल्प इसमें सही है। और इन्होंने 2018 में एशियाई खेलों में भाला फेंक में स्वर्ण पदक भी जीता था, तो ये भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है घटपर्डी पौधा चूहों, मेढकों और कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उन्हें खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? पहला विकल्प है मेघालय, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मिजोरम और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो घटपर्डी कीटवच्छी पौधा है, ये चूहों, मेढकों और कीड़ों मकोड़ों को फंसाकर खा जाता है, और यह पौधा भारत में मेघालय में पाया जाता है। ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है रवि की रोग विषयक पैथोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार उसके हीमोग्लोबिन का स्तर 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर है। इसका अर्थ है कि रवि, पहला विकल्प है रक्तहीनता से ग्रस्त है, दूसरा है
रक्तहीनता से ग्रस्त नहीं है, तीसरा है का सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर है, और चौथा है कि लाल रक्त कोशिका की गणना सामान्य है। तो इस प्रश्न में ए तो गलत है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन का स्तर होता है वह 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच होता है। तो इसमें लिखा है कि रक्तहीनता से ग्रस्त है, ये गलत है। रक्तहीनता से ग्रस्त नहीं है और सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर है। बी और सी इसमें सही है। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी गोल है और वह सूर्य की परिक्रमा करती है, अतः जब भारत में मध्याह्न यानी दोपहर होता है तब नीचे दिए गए किस देश में मध्य रात्रि होगी? पहला विकल्प है अल्जीरिया, दूसरा है अलास्का, तीसरा है अर्जेंटीना और चौथा है कनाडा। तो जब भारत में मध्याह्न यानी दोपहर होता है तब मध्य रात्रि होती है अर्जेंटीना में। सी विकल्प इसमें सही है, क्योंकि अर्जेंटीना भारत से पृथ्वी की विपरीत दिशा में स्थित है। गोलाकार रूप में बाहर निकलता है और वे दीवारों से भी ऊंचे होते हैं, उन्हें कहते हैं। पहला विकल्प है झरोखा, दूसरा है ड्रोमर, तीसरा है चबूतरा और चौथा है बुर्ज। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, बुर्ज। बुर्ज ऐसी संरचनाएं हैं जो किसी इमारत या किले की दीवार से उभरी हुई होती हैं और आमतौर पर आकार में गोल या अर्धगोलाकार होती हैं। तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिर से बावड़ियों वाला प्रश्न है, और ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें जो विकल्प दिए गए हैं वो दूसरे हैं, उसमें दूसरे थे। तो आपको जानना आवश्यक है कि प्रश्न जो है इस तरीके से भी पूछा जाता है, विकल्प इसमें अलग हैं। तो लिखा है, बावड़ियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये मुख्यतः वर्षा रहित क्षेत्रों में ही दिखाई देते हैं। ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणाली है। इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। बावड़ियों में सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं, परंतु किसी को भी सीढ़ियों द्वारा पानी तक जाने की अनुमति नहीं होती। इनमें सही कथन पहचानने हैं। तो ये मुख्यतः वर्षा रहित क्षेत्रों में दिखाई देती हैं, बिल्कुल सही है। ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणाली है। इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है और इन्हें सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। लोग पानी तक स्वयं पहुंच सकते हैं, पानी को ऊपर खींचना नहीं पड़ता। और डी गलत लिखा हुआ है, तो ए बी सी इसमें सही है। डी विकल्प आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, आपदा के बाद शरणार्थी लोग अपने क्षेत्र को वापस लौटते हैं। यह है, पहला विकल्प है विस्थापन, दूसरा है स्थानांतरण, तीसरा है प्रत्यावर्तन और चौथा है आप्रवास। तो आपदा के बाद शरणार्थी और लोग अपने क्षेत्र को वापस लौटते हैं, यह प्रत्यावर्तन कहलाता है। सी विकल्प इसमें सही है। विस्थापन क्या है? जब बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से विस्थापित हो जाते हैं, यानी अपना घर छोड़कर कहीं और रहने लगते हैं, वह कहलाता है विस्थापन। स्थानांतरण क्या है? लोगों के स्थानांतरण से तात्पर्य है राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय नीति के परिणाम स्वरूप लोगों के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवासन, तो ये स्थानांतरण कहलाता है। आप्रवासन क्या है?
जब लोग स्थायी रूप से रहने के लिए दूसरे देश में चले जाते हैं तो वह अप्रवास कहलाता है। इसमें सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, नीचे दी गई पहेली हल कीजिए। पेड़ के तने में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक 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 करता जाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। पहला विकल्प है कठफोड़वा, दूसरा है कलचिड़ी, तीसरा है शक्करखोरा और चौथा है फाख्ता। तो पेड़ों के तनों में छेद करता है कठफोड़वा। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। टुक 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 ये करता है, तो ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, बिहार में मधुमक्खी पालन के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मधुमक्खी पालन आरंभ करने का सर्वोत्तम समय अप्रैल से जून है। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तीसरा है, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खी होती हैं, ये श्रमिक के रूप में विशेष भूमिका निभाते हैं और छत्ता भी बनाती हैं। और चौथा है, मादा मधुमक्खियां फूलों के चारों ओर रस के लिए नाचती हैं, ये फूलों से रस एकत्र करके शहद बनाती हैं। अब इनमें से सही कथन बताना है। तो मधुमक्खी पालन आरंभ करने का सर्वोत्तम समय अप्रैल से जून है, गलत। क्योंकि मधुमक्खी पालन शुरू करने का जो सबसे अच्छा समय है वह अक्टूबर से दिसंबर के बीच का है, क्योंकि यह समय जो है मधुमक्खियों का अंडे देने का समय होता है। तो ये आपको याद रखना है, अक्टूबर से दिसंबर। पहला गलत हो गया। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये सही है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खी होती हैं, ये श्रमिक के रूप में विशेष भूमिका निभाती हैं, बिल्कुल गलत। छत्ते में कुछ नर मक्खी होती हैं लेकिन ये कोई विशेष कार्य नहीं करती। श्रमिक मधुमक्खियां अलग होती हैं, नर अलग होती हैं, तो ये गलत हो गया। मादा मधुमक्खियां फूलों के चारों ओर रस के लिए नाचती हैं, तो ये भी सही है। जो श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं वे मादा मधुमक्खियां होती हैं और ये फूलों के रस को एकत्र करती हैं, शहद बनाती हैं, ये सब कार्य करती हैं। तो बी सही है, डी सही है, यानी कि आपका सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। मधुमक्खियों की छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं, रानी मक्खी, नर मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खियां। श्रमिक मधुमक्खियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। ये छत्ते बनाने का कार्य, बच्चे पालने का कार्य, फूलों से रस एकत्र करने के कार्य, ये सभी करती हैं। नर मधुमक्खियां कोई विशेष कार्य नहीं करती हैं। रानी मधुमक्खी अंडे देती हैं। तो इसमें बी और सी सही है, बी और डी सही है, सॉरी सी नहीं, बी और डी सही है, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में गन्ने के खेतों वाले एक गांव में मुकादिम की क्या भूमिका है। पहला है, वह एक एजेंट है जो विभिन्न सिंचाई की सुविधाओं को उपलब्ध कराता है। दूसरा है, वह एक एजेंट है जो परिवारों को राशन बंटवाता है। तीसरा है, वह एक एजेंट है जो आधुनिक कृषि सुविधाओं के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। और चौथा है, वह एक एजेंट है जो धन उधार देता है तथा प्रत्येक परिवार द्वारा लिए गए ऋण का विवरण देता है। तो महाराष्ट्र में गन्ने के खेतों वाले एक गांव में मुकादम जो होता है उसकी भूमिका होती है, वह एक एजेंट होता है जो धन उधार देता है तथा प्रत्येक परिवार द्वारा लिए गए ऋण का विवरण देता है। डी विकल्प इसमें सही है। तो मुकादिम महाराष्ट्र में एक ग्रामीण स्तर का पदाधिकारी होता है जो किसानों और चीनी मिलों के बीच संपर्क का काम करता है। और क्या करते हैं ये, कारखानों को गन्ने की आपूर्ति का प्रबंधन करने, किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और उन्हें बाजार के रुझान और कीमतों के बारे में जानकारी प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
लिखा है खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है क्योंकि पहला है कॉपर सल्फेट लाल रंग का होता है तथा पेप्टाइड बंध के साथ अभिक्रिया के कारण बैंगनी रंग बनाता है। दूसरा है अभिकर्मक मेथिल ऑरेंज पीले रंग का है तथा उसका रंग बदलकर बैंगनी आसानी से हो जाता है। तीसरा है खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है और चौथा है खाद्य पदार्थ में ओ पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही होगा क्योंकि पेप्टाइड बंध प्रोटीन में मौजूद होते हैं और वे कुछ रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करके बैंगनी रंग बनाते हैं। तो प्रोटीन की जांच के समय पूछा गया है, इसीलिए सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है रामू कमजोर मांसपेशियों तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, उसे अभाव हो सकता है। पहला विकल्प है विटामिन डी, दूसरा है विटामिन ए का, तीसरा है विटामिन सी का और चौथा है विटामिन बी1 का। तो लिखा है कि रामू जो है कमजोर मांसपेशियों तथा काम करने के लिए कम ऊर्जा की शिकायत करता है, यानी थकान रहती है उसको, तो उसके शरीर में विटामिन बी1 की कमी है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो विटामिन बी1 को जिसे थायमिन भी कहा जाता है, शरीर के लिए भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए आवश्यक है। तो इसमें डी विकल्प सही है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। लिखा है पोचमपल्ली हमारे ही देश के एक राज्य का जिला है। यह जिला अपनी सुंदर चमकीली रंग बिरंगी साड़ियों को और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग है? पहला विकल्प है कर्नाटक, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है तेलंगाना। तो पोचमपल्ली जो है एक राज्य का जिला है और यह अपनी सुंदर चमकीली रंग बिरंगी साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और यह तेलंगाना का भाग है। पहले ये आंध्र प्रदेश का भाग हुआ करता था, लेकिन जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया तो यह तेलंगाना में आने लगा। तो आपको याद रखना है डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से हमारे देश के पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों के युगल को चुनिए। पहला है असम और राजस्थान, दूसरा है बिहार और बॉम्बे हाई, तीसरा है गुजरात और तमिलनाडु और चौथा है पश्चिम बंगाल और बॉम्बे हाई। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही हो जाएगा, असम और राजस्थान। असम में पहला तेल का कुआं खोजा गया था डिगबोई शहर के पास, ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है पास पड़ोस के वातावरण में बदलाव के कारण छोटी छोटी समस्याओं से पार पाने के लिए जब कोई जीव अपने शरीर में छोटे बदलाव करता है तो यह कहलाता है। पहला विकल्प है पर्यानुकूलन, दूसरा है अनुकूलन, तीसरा है अभिग्रहण और चौथा है समायोजन। तो पूछा गया है कि वातावरण में बदलाव के कारण छोटी छोटी समस्याओं को से पार पाने के लिए जब कोई जीव अपने शरीर में बदलाव करता है तो वह पर्यानुकूलन कहलाता है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में कुल 25 प्रश्न लिए हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा जितना मैं पढ़ा चुकी हूँ पेपर से पहले सारा आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। यदि आपकी कोई भी वीडियो छूटी हो, कोई भी पीडीएफ आपने ना पढ़ी हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ना देखे हो, तो सभी वीडियो देख लीजिए, अभी समय है। और आपको ईवीएस में इस बार 27 तो कम से कम लाने ही हैं और जितना मैंने कराया है उतना यदि आप पढ़ लेते हैं तो 25-26 आसानी से आपके आ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी डाउट हुआ करे सीटेट एग्जाम से संबंधित आप लोग कमेंट अवश्य कीजिए। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ और सभी का रिप्लाई भी देती हूँ।